यूरोप में राष्ट्रवाद का जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो फिर मैं इसका एक पार्ट 2 लेकर आऊँगा और यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरे क्वेश्चन आंसर ख़त्म करेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्वागतम है आपको शिक्षा दीप पे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो मैंने जब आपको पढ़ाया हुआ था, जो 7 महादेश पढ़ाया हुआ था, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और यूरेशिया, जो हम आपको बताए थे, आपको उसमें यूरोप भी बताए हुए थे। तो इटली जो है और जर्मनी वर्तमान में यूरोप में आता है। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में जो है वो यूरोप में आता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में जो है वो बुर्बो वंश का किया गया था। एक सेकेंड, जरा पेन ले लेते हैं, तो मैं कलर ले लेता हूँ ये। हाँ, बुर्बो वंश का। कौन सा वंश का? तो बुर्बो वंश का किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था भाई? कार्बोनरी, बी। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के जो विरुद्ध में था वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ये ऐसा था कि ये इटली जर्मनी क्या कि यूरोप में उस समय जो भी राष्ट्र था और जहाँ मतलब राष्ट्रवादी भावना उभर रहा था वहाँ जाकर ये हस्तक्षेप कर देता था। और यहाँ का एक जो चांसलर था मेटरनिख, वो तो और उसको हजम ही नहीं होता था, समझे ना। वो जाकर बस हस्तक्षेप करना, उंगली करना उसका काम होता था। जहाँ भी अच्छा होता था वहाँ उंगली करना उसका काम था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। कौन सी पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? वो नाविक था। क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर देने के बाद वह जो है किसान की भांति जिंदगी जीने लगा। वो अपनी सारी जो संपत्ति है वो राष्ट्र के नाम देने के बाद वह किसान की भांति जीवन यापन करने लगा। कभी कभी गाइड में आप देखेंगे कि गैरीबाल्डी पेशे से किसान है, आपको आंसर किसान दिया रहता है, हालांकि वो आंसर क्या होता है? गलत होता है। गैरीबाल्डी पेशे से किसान नहीं बल्कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाविक। हाँ, अगर क्वेश्चन यह हो कि गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम देने के बाद किस तरह के जीवन यापन करने लगा, तब उस कंडीशन में सही आंसर किसान होगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। ओके, आगे है, जालबेरियन एक संस्था थी। तो आपको पढ़ाए थे जालबेरियन किसका एक संस्था थी? तो जालबेरियन एक व्यापारियों की संस्था थी।
ये किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, अब हमारे पास फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में किन दो देशों के बीच हुई थी? पता है किन दो देशों के बीच हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था फ्रांस के बीच में हुआ था, और फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुआ था? फ्रांस के बीच और प्रासा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 10 मई 1871 ईस्वी को। ठीक ना। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए जो है वह तुर्की का यूनान का, कहाँ का? यूनान का जो है ज्ञान विज्ञान उस समय प्राचीन काल में यूनान एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ का साहित्य ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए क्या था? प्रेरणा का स्रोत था। ठीक है, इसी यूनान पे तुर्की वालों ने कब्जा कर रखा था, जो कि 1829 ईस्वी में जाकर तुर्की का क्या होता है? इस पर से अधिकार समाप्त होता है, और फिर 3 साल इस पर फ्रांस हुकूमत करता है। तो जो हम आपको बताए हुए थे आगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देशों के साथ हुई थी? तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि जो है वह तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ? तुर्की के साथ। ठीक ना। 1829 में हुआ क्या था? तो 1829 में जब यूनान क्या हो गया था? 1832 में जाकर यूनान स्वतंत्र होता है। ठीक है ना। यूनान पर तुर्की का हुकूमत रहता है, तो क्या करता है? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस और खुद यूनान, ये तीनों मिलकर तुर्की से युद्ध लड़ता है। तीनों कौन? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस और खुद यूनान, ये चार, यूनान को लेकर चार, ये चारों मिलकर क्या करता है? युद्ध लड़ता है, उससे युद्ध लड़ता है। और युद्ध में क्या होता है कि 1829 ईस्वी में तुर्की जो होता है, यह मतलब जब चारों मिलकर लड़ता है तो तुर्की हार जाता है। जब तुर्की हार जाता है तो फिर उस समय एक संधि होती है, जिस संधि का नाम होता है एड्रियानोपोल की संधि। इसी संधि के अकॉर्डिंग तुर्की का जो अधिकार होता है वो यूनान से खत्म हो जाता है, और यूनान पे फिर जो है वो किसका? रूस का अधिकार हो जाता है। तो यूनान के साथ वैसा घटना हो जाता है कि तार पर से गिरे और खजूर पर लटक गए, यानी इस पर पहले तुर्की का हुकूमत था, अब किसका? रूस का हुकूमत हो जाता है। तो बेचारा को तो कोई फायदा मिला नहीं, इधर से हटा फिर उधर को गया। तो फिर 1829 से लगभग वही 30, 31, 32 लगभग 3 साल तक रूस इस पे हुकूमत करता है, और 1832 में जाकर यूनान क्या हो जाता है? पूर्णतः स्वतंत्र घोषित हो जाता है। ठीक है, आगे है हमारे पास, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? वियना। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? आपको पता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1815। इटली का एकीकरण कब हुआ?
इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनान कब स्वतंत्र हुआ? यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो हमको पता है यूनान कब स्वतंत्र हुआ, अभी हमने बताया है कि यूनान 1832 में जाकर स्वतंत्र हुआ है। यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1832 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, सेडोवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको पता है कि सेडोवा का जो युद्ध था वह ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच लड़ा गया था। सेडोवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पहला क्वेश्चन है, डॉट डॉट के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो सेडोन के युद्ध में क्या हुआ? एक महाशक्ति का पतन होता है और दूसरा महाशक्ति जो है वो जर्मनी के रूप में जन्म लेता है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, सेडोवा का युद्ध डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच हुआ। तो यहाँ सेडोन, एक सेकेंड लिख देते हैं, सेडोन, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा सेडोन, ठीक है, सेडोन, ये सेडोन हो जाएगा। ये सेडोवा का युद्ध, तो सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध है जो सेडोवा का युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया और प्रासा का बीच हुआ था। ठीक है, तो देखिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डॉट डॉट युग को भी अंत कर दिया। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति थी वो पुरातन युग को खत्म कर दिया। कौन सा युग को खत्म कर दिया? पुरातन युग को वो खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो है पुरातन भरा जाएगा। ठीक है, क्या भराएगा? पुरातन भराएगा। अब देखिए क्या है आपके पास, वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ डॉट डॉट रहते थे। तो वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, कौन रहते थे? पोप। ठीक है, जहाँ पोप रहते थे, जो इटली के डॉट डॉट से बचा रहा, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा, ठीक ना, ये इटली के प्रभाव से बचा रहा। आगे है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डॉट डॉट को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तो बवेरिया का उस समय जो राजा घोषित किया गया था वो राजा ओटो को घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था? ओटो को घोषित किया गया था। ओटो को घोषित किया गया था। ठीक है, किसको घोषित किया गया? ओटो को घोषित किया गया। ओके, चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी की राजधानी डॉट डॉट है। तो हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। ठीक है, तो इसमें बुडापेस्ट भरा जाएगा। ओके, चलिए अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है? मिलान करना है, सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए समूह ए को समूह बी के साथ आपको मिलान करना है। किसका? समूह ए को जो है वह समूह बी के साथ आपको मिलान करना है। देखिए इसमें एक कट गया है, जरा हम दिखाते हैं। यहाँ है निम्नलिखित में समूह ए, यहाँ पे सॉरी ए लिखना चाहिए था मुझे, मिसटाइप हो गया है। तो यहाँ जो है वो समूह ए को जो है समूह बी के साथ हमको क्या करना है? सही मिलान करना है। ठीक है, सही मिलान आपको समूह ए को समूह बी, तो इसका सही मिलान हमको करना है। देखिए निम्नलिखित में जो है, निम्नलिखित में से समूह ए, ठीक है, यहाँ पेन ले लेते हैं, समूह ए को समूह बी के साथ मिलान करना है, समूह बी के साथ सही मिलान करना है। तो हमारे पास समूह ए है,
तो मेजनी क्या था? तो मेजनी का संबंध आपको पता है किससे है? तो मेजनी का संबंध इटली से है। किससे? मेजनी का संबंध इटली से था। और हीगेल के संबंध किससे है? तो हीगेल के संबंध एक दार्शनिक से था। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसको आगे हम बढ़ा लेते हैं, जरा देख लीजिए। इसमें एक पीछे चला गया है यहाँ, बिस्मार्क। ठीक है ना, बिस्मार्क जो था वो क्या था? वो बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के चांसलर था। बिस्मार्क क्या था? ऑस्ट्रिया के चांसलर था। तो बिस्मार्क का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ऑस्ट्रिया के इसके चांसलर से हो जाएगा। और विक्टर एमेनुअल का संबंध क्या जिससे हो जाएगा? तो वो राजनीतिज्ञ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। अगला है इसमें कई सारे समूह था। एक समूह है, इस समूह को आपको भी सही मिलान करना है। ये दूसरा समूह दिया गया है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको पता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हमको पता है 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। मेटरनिख युग का पतन कब हुआ? तो मेटरनिख युग का पतन 1848 ईस्वी में हुआ। क्योंकि मेटरनिख युग कब से शुरू होता है? तो मेटरनिख युग 1815 से 1848 तक चलता है। ठीक ना, तो मेटरनिख युग का पतन 1815 में हो जाता है। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। आगे है सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप लगा दीजिएगा। सेडोन का युद्ध जो हुआ था 1870 में 10 जून 1870 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला सही मिलान आपको करना है। सही मिलान है आपको ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। समूह ए को समूह बी के साथ आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा। कोसूत क्या था? तो कोसूत जो था वो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसूत क्या था? एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा, ये हंगरियन था। उसके बाद है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी एड्रियानोपुल की संधि। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यूनान कब स्वतंत्र हुआ था? तो यूनान हुआ था 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। पोलैंड कब हुआ था? तो पोलैंड 1863 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए विशेष अब हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न रह गया। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक रोज और हम क्लास लेकर आएंगे, इसका पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।